खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आँखों में भी जख्म गहरे होते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, और आज है कक्षा अपनी 32 नंबर ये वीडियो है। इससे पहले कि आपने 31 लेक्चर नहीं देखे इस पुस्तक के, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और 3 PM वाली क्लास, आज 3 बजे वाली क्लास भी आपने नहीं देखी, कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है उसका तीसरा अध्याय देव साहब के परिचय को, जो रीतिकालीन कवि है, अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, देख लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य के अंतर आलोचना की बात करते हैं आज हम। तो लिखिए आलोचना। इस युग में आलोचना का भी विकास हुआ। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर तथा छंद सारावली और लाला भगवान दी ने अलंकार मंजूषा नामक आलोचना लिखी। लिखिए, ये तीनों ही पूछी गई है, एरो करके लिखिए। जगन्नाथ प्रसाद भानु की काव्य प्रभाकर तथा छंद सारावली, काव्य प्रभाकर तथा छंद सारावली। वहीं एरो करके लिखिए लाला भगवान दीन की अलंकार मंजूषा। ये प्रसिद्ध आलोचनाएं रही है इनकी। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ की हम बात करें, 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना द्वारा किया। बिहारी और सादी की तुलना द्वारा। इसी कड़ी में मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न 1910 है जो प्रकाशित हुआ। हिंदी नवरत्न पूछा गया कई बार, किनका है? मिश्र बंधुओं का। आगे चलकर भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने बिहारी और देव पर आलोचना लिखी। भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने किस पर? बिहारी और देव पर। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से हुआ। एरो करके लिख लीजिए। विशेषताओं के तौर पर पूछा जा सकता है कि अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ माना जाता है? तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से हुआ माना जाता है। मिश्र बंधु विनोद में भी शोधपरक दृष्टि को महत्व दिया गया है। बात करें आगे तो सरस्वती के माध्यम से परिचयात्मक आलोचना का आरंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका जो थी उसके माध्यम से किस प्रकार की परिचयात्मक आलोचना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में परिचयात्मक आलोचना लिखी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने संयोगिता स्वयंवर, नोट कीजिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने संयोगिता स्वयंवर। भट्ट साहब ने नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर पर व्याख्यात्मक आलोचना है जो लिखी है इन्होंने। बात करते हैं जीवनी की। जीवनी की हम बात करते हैं द्विवेदी कालीन में, तो इस युग में जीवनी लेखन भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। और यह युग राष्ट्रीय चेतना का युग था। ये जरूर ध्यान में रख लीजिएगा आप। ये विशेषता कई बार पूछी गई है। द्विवेदी कालीन समय की प्रमुख विशेषताओं में आती है राष्ट्रीय चेतना। ठीक है। आज़ादी की अलख जगाने के लिए इस युग में महापुरुषों के जीवन पर आधारित जीवनियाँ लिखी गई। कैसी जीवनियाँ? महापुरुषों के जीवन पर आधारित जीवनियाँ लिखी गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्राचीन पंडित और कवि, लिखिए रो करके। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्राचीन पंडित और कवि 1918, सहकवि संकीर्तन 24, चरित चर्चा और 1929 ये जीवनियाँ संग्रह लिखे। ये जीवनी संग्रह इनके अंदर और जीवनियाँ समाहित है, इन नामों से ये लिखे। इसमें से ये प्राचीन पंडित और कवि ये जरूर ध्यान में रखना। और चरित चर्चा। इस युग में आर्य समाज तथा अन्य महापुरुषों से जुड़ी हुई, रिलेटेड, राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित, ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित और विदेश के महापुरुषों से संबंधित तथा महिलाओं से संबंधित जीवनियाँ जो भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लिखी गई। वहीं रामविलास शारदा ने, एरो करके लिखिए, रामविलास शारदा ने आर्य, धर्मेंदु, जीवन महर्षि, चिमनलाल वैश्य ने दयानंद चरितामृत को जरूर ध्यान में रखिएगा, चिमनलाल वैश्य की है। और
अखिलानंद शर्मा ने दयानंद दिग्विजय नामक जीवनियाँ लिखी। चिमनलाल वैश्य ने दयानंद चरितमृत और अखिलानंद शर्मा ने दयानंद दिग्विजय। ठीक है, आगे हम बात करें राष्ट्रीय नेताओं से जुड़ी हुई जीवनियों की, तो महादेव भट्ट की अपने लाजपत महिमा, पारसनाथ त्रिपाठी साहब की तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष और मुकुंदीलाल वर्मा के कर्मवीर गांधी, जरूर ध्यान में रखिएगा ये मुकुंदीलाल वर्मा के कर्मवीर गांधी 1913। संपूर्णानंद की अपने धर्मवीर गांधी और नंद कुमार देव शर्मा कृत महात्मा गोखले, बद्री प्रसाद गुप्त की दादा भाई नौरोजी। वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख लीजिए। वहीं ब्रिज बिहारी शुक्ल साहब की मदन मोहन मालवीय, शीतला चरण वाजपेयी साहब की रमेश चंद्र दत्त, माता सेवक साहब की लोकमान्य तिलक का चरित्र है जो प्रमुख है। इसमें आपको मुकुंदीलाल वर्मा वाले जो कर्मवीर गांधी ये जरूर ध्यान में रखनी है, और संपूर्णानंद साहब की धर्मवीर गांधी। ठीक है, ये विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। और ये नंद कुमार देव शर्मा की महात्मा गोखले। आगे की जीवनियों में हम बात करें तो ऐतिहासिक जीवनियों को देखें अगर, तो इसमें कार्तिक प्रसाद खत्री साहब की छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र किसकी है? कार्तिक प्रसाद खत्री साहब की। लोकमान्य तिलक का चरित्र और बलदेव प्रसाद मिश्र साहब की पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, आगे विदेशी जो महापुरुष हुए हैं उन पर लिखी जीवनियों में बात करें तो सिद्धेश्वर शर्मा की गैरिबॉल्डी लिखी, एरो लगा के सिद्धेश्वर शर्मा की गैरिबॉल्डी। लोकमान्य तिलक का चरित्र, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो लोकमान्य तिलक साहब का चरित्र है इसको हटा दीजिए, दोबारा यहाँ पर प्रिंट हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ये भी तो सिद्धेश्वर शर्मा साहब की गैरिबॉल्डी, क्योंकि विदेशी महापुरुषों पर लिखी जीवनियों की बात करें यहाँ पर हम तो केवल वही है यहाँ पर। उमापति दत्त शर्मा के नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी, उमापति दत्त शर्मा की नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी, और नाथुराम प्रेमी ब्रह्मानंद की जॉन स्टुअर्ट मिल, इसको भी हटा दीजिए यहाँ पर, ये है जो प्रमुख है। वहीं आगे हम बात करें तो राजस्थान के इतिहास के लेखन में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, कौन? कर्नल टोड के संबंध में भी एक अन्य महत्वपूर्ण जीवनी गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा साहब है उन्होंने कर्नल टोड शीर्षक से है जो लिखी। तो यहाँ पर विदेशी महापुरुषों की जीवनियों की हम बात कर रहे थे, उनमें सिद्धेश्वर शर्मा की गैरिबाल्डी है, उमापति दत्त शर्मा की नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी, और नाथुराम प्रेमी ब्रह्मानंद की जॉन स्टुअर्ट मिल। कुछ जगह इसमें त्रुटि हो जाती है पब्लिशिंग में। और महत्वपूर्ण जीवनी गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब की, कर्नल टोड साहब की। ठीक है, देशी विदेशी महान महिलाओं पर भी जीवनियाँ लिखी गई, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखना कि महिलाओं पर जीवनियाँ लिखी गई है, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जा सकता है। जिनमें हम बात करें तो गंगा प्रसाद गुप्त साहब की रानी भवानी, परमानंद की पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र, ध्यान में रखना, परमानंद की है पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र। हनुमंत सिंह की है रमणीय रत्नमाला, पन्नालाल की है वीर पत्नी संयोगिता, ये पूछी गई, ध्यान में रखना, पन्नालाल के वीर पत्नी संयोगिता। यशोदा देवी की आदर्श महिलाएं, और द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी की ऐतिहासिक स्त्रियां, ये भी पूछा गया है, द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी साहब की ऐतिहासिक स्त्रियां। तो ये हो गया अपने जीवनियों वाला सेगमेंट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं यात्रा वृत्तांत की। ठीक है, यात्रा वृत्तांत की, तो यात्रा वृत्तांत के विकास की दृष्टि से भी, जो यात्रा वृत्तांत है इसके विकास की दृष्टि से भी आलोच्य युग है जो महत्वपूर्ण है। इस युग की जो आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं और पुस्तककार रूप में है जो प्रकाशित हुई है। यहाँ पर स्वामी मंगलानंद ने मॉरिशस यात्रा, ठीक है, मर्यादा के अंदर 1912 मर्यादा पत्रिका में, श्रीधर पाठक ने देहरादून शिमला यात्रा मर्यादा में जून सितंबर 1913 वाले अंक में, वहीं उमा नेहरू साहब की युद्ध क्षेत्र की शेर गृहलक्ष्मी में 1914 में, और लोचन प्रसाद पांडे ने हमारी यात्रा हिंदू पत्रिका में
14 में ये यात्रा वृत्तांत है जो लिखे। पुस्तकाकार रूप में, मतलब पुस्तक के रूप में, पुस्तक के आकार के रूप में गोपाल राम घेमरी ने लंका यात्रा का विवरण ठाकुर गदाधर सिंह ने चीन में 13 मास, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठाकुर गदाधर सिंह साहब के चीन में 13 मास। हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा नामक है जो यात्रा वृत्तांत लिखे थे, किसने? ठाकुर गदाधर सिंह ने। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक इस युग के प्रमुख यात्रावृत्त लेखक थे। इनकी 3 कृतियाँ स्वामी सत्यदेव साहब की उपलब्ध कौन सी? अमेरिका दिग्दर्शन, ध्यान में रखिएगा, मेरी कैलाश यात्रा और अमेरिका भ्रमण। ठीक है मामला, ये हो गया यात्रा वृत्तांत वाला सेगमेंट। संस्मरण की बात करते हैं। संस्मरण में इस युग में सरस्वती पत्रिका में कुछ संस्मरण भी समय समय पर छपते रहे, जिनमें अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुमोदन का अंत, क्या अनुमोदन का अंत, क्या संस्मरण किसका? द्विवेदी साहब का, नोट कर लीजिए। फरवरी 1905 में प्रकाशित हुआ। सभा की सभ्यता अप्रैल 1907 में, और विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। वहीं रामकुमार खेमका की इधर उधर की बातें संस्मरण, रामकुमार खेमका साहब का इधर उधर की बातें। जगत बिहारी सेठ साहब का मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, और प्यारेलाल मिश्र साहब का लंदन का फाग या कोहरा, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। प्यारेलाल मिश्र साहब का लंदन का फाग या कोहरा, ये पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित संस्मरण साहित्य की क्या दृष्टि से हरिओज जी के संस्मरणी इस युग के क्या है उल्लेखनीय कृतियों में संकलित किए जाते हैं हरिओज साहब के संस्मरण भी। तो इस प्रकार से अपना द्विवेदी युग है जो पहले भारतेंदु, फिर द्विवेदी युग है जो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? छायावाद की। 1918 से 1936 का समय आता है अपने किसका? छायावाद का। और छायावाद के 4 स्तंभ जो है प्रमुख हैं, उनके भी हम आगे चर्चा करेंगे। आपकी खोपड़ी में वो आ रहे हैं चारों रचनाकार, तो कमेंट कीजिए। छायावाद का समय 1918 से 1938 तक माना जाता है। वैसे तो कुछ विद्वान 36 तक भी मानते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का आरंभ जो 1918 से माना है। ध्यान में रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कब से माना? 1918 से माना। इस काल के आसपास साहित्य में एक नए मोड़ का आरंभ हो गया था, जो पुरानी काव्य पद्धति को छोड़कर एक नई काव्य पद्धति के निर्माण का क्या था? सूचक था। निराला की जूही की कली 1916, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। निराला की कौन सी रचना? जूही की कली 1916। ये परीक्षा के अंदर 2nd ग्रेड में भी और 1st ग्रेड में भी कई बार पूछी गई है। पंत की पल्लव की कुछ कविताएं 1920 के आसपास है जो आ चुकी थी। तो छायावाद के लगभग 20 सालों में विपुल साहित्य रचा गया। छायावाद के जो 20 साल रहे, इनमें अथाह साहित्य है जो सृजन हुआ। एक और प्रसाद, निराला आदि कवि भी इस युग में हुए, जिनका प्रधान लक्ष्य क्या था? साहित्य साधना था। दूसरी ओर माखनलाल चतुर्वेदी साहब, राम नरेश त्रिपाठी साहब, बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब, ये रचनाकार भी हुए जो अपने युग के आंदोलनों में, जो भी आंदोलन होते रहे उनमें सक्रिय भाग लेते थे और कविताएं भी करते थे। इनका काम केवल साहित्य साधना था ऊपर वालों का, प्रसाद निराला का। और ये आगे जो चतुर्वेदी साहब, त्रिपाठी साहब, बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब, ये आंदोलनों के अंदर भी सक्रिय रहे और कविताएं भी लिखी। इनकी काव्य साधना जीवन को केंद्र बनाकर चलती थी। इनके अतिरिक्त बच्चन, नरेंद्र शर्मा और अंचल की है जो अनेक रचनाएं इस युग में रची गई है। छायावाद के इस काल में कवित्व की दृष्टि से अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता और अभिव्यंजना शिल्प के उत्कर्ष की दृष्टि से यह काव्य है जो श्रेष्ठ है। इस काल के काव्य में प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का ही समावेश नहीं हुआ, बल्कि वरन उसने परवर्ती काव्य के विकास को भी है जो काफ़ी प्रभावित किया था। छायावादी काव्य में ही अपने युग के जनजीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति मिलती है। वहीं यह काव्य पूर्ण और सर्वांगीण जीवन के उच्चतम आदर्श को व्यक्त करने का प्रयास करता है। कौन सा काव्य? छायावाद का जो काव्य है ये सर्वांगीण जीवन के उच्चतम आदर्श को व्यक्त करने का प्रयास करता है। ये पूछा जा सकता है विशेषता के तौर पर।
तो छायावाद का युग भारत की अस्मिता की खोज का युग है। देखिए ये पंक्ति कितनी कमाल की है और यहाँ से सवाल कितना गजब का बन सकता है कि छायावाद का युग भारत की अस्मिता की खोज का युग। तो भारत की अस्मिता की खोज का युग है द्विवेदी, अपने भारतेंदु, छायावाद या और कोई आगे, या इनमें से नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, छायावाद कमाल का सवाल बन सकता है। इस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है क्या? राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य का सृजन। ध्यान में रखिएगा, छाया द्विवेदी काल में जहाँ राष्ट्रीय चेतना है, वहीं छायावाद के अंदर क्या है? राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य का सृजन। इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों में हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान साहिबा, सुभद्रा कुमारी चौहान साहिबा। साथियों, गले की वजह से आप लोगों को भी बार बार परेशानी हो रही होगी, माफ़ कीजिएगा इस हेतु आप भी। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं इसको। छायावाद में तो माखनलाल चतुर्वेदी साहब की हम बात करें, लिखिए माखनलाल चतुर्वेदी साहब, तो इनका जन्म जो होता है वो मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बाबई में हुआ। चतुर्वेदी साहब का हमने जो पाठ पढ़ा था उसमें इनकी बारे में डिटेल से मैंने लिखवाया था। इन्होंने प्रभा, प्रताप, कर्मवीर पत्रिकाओं में संपादन किया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जितने भी चैप्टर में पढ़ाऊँगा 9 से 12 के, और जो भी रचनाकार साहित्य इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो मैं उस चैप्टर के अंदर उनके परिचय को इतना लिखवा दूंगा कंप्लीट डिटेल कि आपको साहित्य इतिहास के अंदर भी आपका साहित्य इतिहास भी मजबूत हो जाएगा, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी वहाँ पर। यहाँ है उससे ज़्यादा आपको मैंने वहाँ पर लिखवा दी होगी। तो प्रभा, प्रताप, कर्मवीर पत्रिकाओं में संपादन किया। इनका उपनाम क्या था? एक भारतीय आत्मा, मैंने वहाँ पर भी लिखवाया था आपको। इनकी कविता संग्रह क्या? हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी, किस पर क्या मिला था पुरस्कार वगैरह, वो सारी चीज़ें लिखवाई थी। इनकी रचनाओं में हम बात करें तो देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना जो दिखाई देती है। और पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कविता है, पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध। सियाराम शरण गुप्त लिखिए, सियाराम शरण गुप्त साहब की हम बात करें, जन्म उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव में होता है। ये मैथिली शरण गुप्त के क्या थे? छोटे भाई थे, और ये समरसता और नम्रता की प्रतिमूर्ति थे। इनकी पहली रचना 1910 में इंदु पत्रिका में जो प्रकाशित हुई। रचनाओं में बात करें तो मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, दुर्वादल कई बार पूछा गया है, सियाराम शरण गुप्त साहब का है। तो मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल लिखिए। विषाद, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मय, बापू भी पूछा गया है। दैनिकी, ये इनके प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह हैं गुप्त साहब के। इनकी सभी रचनाओं पर अहिंसा, सत्य, करुणा, विश्व बंधुत्व, शांति और गांधीवादी मूल्यों का क्या गहरा प्रभाव है जो दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ये वो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों को देख रहे हैं हम जो इस युग के अंदर आंदोलनों में सक्रिय रहते हुए भी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पताका को है जो आगे लेकर चल रहे थे, वो कवि हैं ये बालकृष्ण शर्मा नवीन। जन्म ग्वालियर के भयाना गांव में। इन्होंने प्रभा, प्रताप पत्रिकाओं का भी संपादन किया आगे चलकर। कुमकुम 1939 इनका पहला कविता संग्रह। तो ध्यान में रखिएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब का पहला कविता संग्रह कौन सा है? कुमकुम है। उर्मिला काव्य इन्होंने 1934 में लिख दिया था, किंतु उसका जो प्रकाशन है वो 1975 में हुआ था। ठीक है। अन्य काव्य ग्रंथों में लिखिए आप अपलक, नवीन साहब का अपलक, रश्मि रेखा, और एक आता है अपने रश्मि रथी, वो किसका है कमेंट करके बताइएगा आप। ये तो रश्मि रेखा है, रश्मि रथी किसका वो बताइएगा आप। वासी तथा हम विश्वाई जन्म के ध्यान में रखिएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब का। नवीन जी की रचनाओं में प्रणय और राष्ट्र प्रेम दोनों भावों की उत्तम है जो अभिव्यक्ति हुई है। ये स्वच्छंददाता, प्रेम और मस्ती के कवि के रूप में अधिक माने जाते हैं, मतलब स्वच्छंद प्रकृति के। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में कहा, परीक्षा तक अगर मुझसे जुड़े रहे तो आपको बहुत सी चीज़ें मैं ऐसे करवाऊँगा जो शॉर्ट एंड स्वीट होगी, बिल्कुल टू द पॉइंट होगी, और परीक्षा के अंदर जहाँ से सीधे सीधे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। फिर मिलता हूँ।